A very good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. All of Good you morning, are sir. very good. All of you are getting the voice. Yes, sir. Yes, sir. So first we will take your attendance. See the screen. Is the screen visible to you? Yes, sir. Vrajgamit present, sir. Gaurav Vatani, Jia Patel, Devansh Vora, Present, sir. Braj Gamit, Vrajgamit present, sir. Yaksh. देवांग जाके present. Present. बेटा एक एक करके मैं नाम हाँ बेटा एक एक करके सबके नाम आएंगे, अपने अपने नाम पे बोलना है, ठीक है? Present. हाँ ऐसे नहीं बोलना है, अब आपका नेम आएगा तब आपको प्रेजेंट बोलना है, ठीक है? यक्ष बदानी, Present, sir. प्रेरक टेलर, Present. हर्ष पटेल, चौधरी दक्ष, Present, sir. एल्वीना वसावा, Present, sir. जस्टिन गामित, Present, sir. आदित्य चौधरी, Present, sir. तन्वी परमार, देव बलोडिया, देवांग, Present, sir. प्रिंस राठौड़, रोनिक गामित, मीत गामित, विशेष पटेल, Present, sir. विशेष पटेल, Present, sir. नैती चौधरी, ध्वनि, Present, sir. नंदिनी, निदीक्षा, Present, sir. प्रीत पटेल, और कोई रह गया तो बताओ। और किसी का नेम नहीं आया हो, किसी का अटेंडेंस? Hetvi. हेतवी, गामित हेतवी, ओके। गामित हेतवी, बेटा आपका नेम आया था हेतवी? गामित हेतवी, आपका तो नेम ही नहीं है। आप पिछले 2-3 क्लासेस से नहीं आ रहे क्या? चलो और कोई रह गया हो तो बताओ। Veda Dimmer. वेदा दिम्मर, वेदा दिम्मर, you are also not coming from last 3 classes. और कौन रह गया? Yes, done.
अब जो प्रेजेंट है सबके नाम हो गए ना कंप्लीट, कोई रह गया हो तो बताओ। एनीवन इज लेफ्टेड देन लेट मी नो। डन। यस सर। ठीक है। सो कल हम क्या बात कर रहे थे, कल हम फ्री फॉल पे बातें कर रहे थे, है ना। फ्री फॉल किसको बोलते हैं? अगर कोई बॉडी आपकी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में फॉल होती है ना। अगर कोई बॉडी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में फॉल होती है और उस पर ग्रेविटी के अलावा कोई भी दूसरा फोर्स नहीं लगता है, तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं फ्री फॉल मोशन, है ना। ग्रेविटी के प्रेजेंस में जो बॉडी आपकी फॉल करती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा ना, पैराग्लाइडिंग में क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर पे ऊपर जाते हैं और फिर ऊपर से छलांग लगाते हैं। कुछ टाइम नीचे आने के बाद फिर हम पैराशूट को ओपन करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप फ्री फॉल को एक्सपीरियंस करने के लिए कई लोग जाते हैं, है ना। इस तरह के जो एडवेंचरस राइड होते हैं, हेलीकॉप्टर पे आप गए और हेलीकॉप्टर से फिर आपने हेलीकॉप्टर पे जाने के बाद वहाँ से आपने छलांग लगाई और कुछ टाइम नीचे आने के बाद फिर आपने पैराशूट को ओपन कर लिया, ठीक है। फिर आप स्लोली स्लोली नीचे की तरफ आने लगते हो, फिर आप ग्राउंड पे आ जाते हो, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो मोशन होता है ना, जब पैराशूट को हमने ओपन नहीं किया होता है, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक, ठीक है, जब आपने पैराशूट को ओपन नहीं किया, तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं फ्री फॉल मोशन। जब खाली आप पे ग्रेविटी का फोर्स लगता है, मतलब यहाँ पे आप किसी भी पॉइंट पे जब आप हो इस रीजन में, तो आप पे खाली एक ही फोर्स लगेगा, दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जब कोई बॉडी फॉल होती है तो उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। अब बी से लेके सी तक जब आपने पैराशूट को ओपन कर दिया, तब ये मोशन आपका फ्री फॉल नहीं कहलाएगा, क्योंकि तब इस पे पैराशूट के ऊपर रेजिस्टेंस फोर्स भी लगने लगेगा, है ना। पैराशूट जैसे ही आप खोलते हो तो जो यहाँ पे एयर प्रेजेंट होती है, ये रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई करती है ऊपर की तरफ, तभी तो आपका जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होता है mg फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड धीरे धीरे कम होता जाता है, तभी आपकी स्पीड कम हो जाती है और आप स्लोली ग्राउंड पे आके लैंड कर जाते हैं, ठीक है। रेजिस्टिव फोर्स एक्ट करना शुरू हो जाता है। सो दिस इज नॉट अ फ्री फॉल मोशन, है ना। फ्रॉम B to C if I talk, this is not a free fall motion। बात समझ आ रही है आप? Free fall motion is that motion in which only one force will acting on the body, and that force is the mg force, which is the due to gravity, which is due to gravity of the earth, है ना। This is not the free fall motion। क्या आपको ये बात समझ आई? फ्री फॉल मोशन के बाद हमने डिस्कस किया था, हमने कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट किया था। अगर आपको याद हो तो कल की क्लास में हमने कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में एक रिलेशन फाइंड किया था, विच इज जी इज इक्वल टू GM अपॉन R², ठीक है। ये रिलेशन हमने डिराइव किया। ये रिलेशन हमें कैसे मिला था? हमने दो फोर्सेस को इक्वेट किया था, वन इज योर mg फोर्स एंड अनदर इज योर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, Fm इंटू स्मॉल m अपॉन R²। तो यहाँ से स्मॉल m आपका कैंसिल हो गया था, दिस इज सॉरी g, दिस इज कैपिटल G, m1 m2 अपॉन R²। स्मॉल m आपका कैंसिल हो गया था, तो g का वैल्यू हमें क्या मिल जाता? g इंटू कैपिटल M अपॉन R², वेर m इज द मास ऑफ द अर्थ। m क्या था? आपका अर्थ का मास था। रेडियस किसका लिया था? अर्थ का रेडियस लिया था। तो g का वैल्यू हमें कितना मिला था? विच इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली जब हमने
इस अर्थ के मास को मून से रिप्लेस कर दिया, तब हमें स्मॉल जी का वैल्यू कितना मिला था? इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.6. वेरी गुड, विच इज इक्वल टू 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर हमने दोनों को कंपेयर किया था, मतलब मून के ग्रेविटी को और अर्थ के ग्रेविटी, है ना, स्मॉल जी के वैल्यू को कंपेयर किया था, तो हमें पता चला कि जो मून की जो जी होती है विच इज ऑलमोस्ट 1/6 टाइम्स ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी दूसरे प्लैनेट पे जाते हैं तो ये जो स्मॉल जी होता है इसका वैल्यू चेंज होता है, क्योंकि ये स्मॉल जी का वैल्यू मास पे और आर पे डिपेंड करता है। तो अगर आप जुपिटर पे जाओगे तो जुपिटर का मास अलग होगा, जुपिटर का रेडियस अलग होगा, तो ये वहाँ पे जी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। अगर आप सैटर्न पे जाओगे तो वहाँ का मास अलग होगा, उस प्लैनेट का मास अलग होगा, उस प्लैनेट का रेडियस अलग होगा, तो वापस स्मॉल जी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो अपने सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हमारे पास अवेलेबल है, आप अलग अलग प्लैनेट्स में जाओगे तो वहाँ पे स्मॉल जी का वैल्यू है आपको डिफरेंट मिलेगा। लेकिन ये जो कैपिटल जी होता है इसका वैल्यू आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसका वैल्यू कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ योर कैपिटल जी। ठीक है, दिस इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बात समझ आई आपको सभी लोगों को? यहां तक हम कल डिस्कस कर चुके थे, है ना। अब हम इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको इस इक्वेशन का इंपॉर्टेंस पता लगेगा कि इस इक्वेशन पे किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम। ठीक है, तो सपोज करो हमारे पास एक प्लेनेट है, लेट अस क्रिएट आवर ओन प्लेनेट। हमने अपना खुद का एक प्लेनेट क्रिएट किया, देयर इज वन इमेजिनरी प्लेनेट। सपोज करो मुझे रात को एक सपना आया और मैंने सपने में अपना एक खुद का प्लेनेट बनाया। ठीक है, और इस प्लेनेट का जो मास है, अब मेरे सपने में आया तो मैं मास सपने में जो आया था वही लिखूंगा, 5 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ। मैंने इमेजिन किया रात को कि एक ऐसा प्लेनेट है जिसका मास है 5 टाइम्स मास ऑफ अर्थ और जिसका रेडियस है 3 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ के मास के 5 गुना ज़्यादा उसका मास है और उसका रेडियस 3 गुना ज़्यादा है अर्थ के कंपैरिजन में। तो मुझे फाइंड करना है ऐसे प्लेनेट पे जी का वैल्यू कितना होगा, ऐसे प्लेनेट पे जी का वैल्यू कितना होगा, मुझे ये फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? अब हम सबको पता है जी का जो रिलेशन होता है, जी ऑन इमेजिनरी प्लेनेट, जिस प्लेनेट पे मुझे निकालना है, विच इज इक्वल टू कैपिटल जी टाइम्स मास ऑफ दैट प्लेनेट अपॉन रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मास ऑफ प्लैनेट मुझे ऑलरेडी गिवन है जो मैंने इमेजिन किया, विच इज 5 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, 5 टाइम्स मास ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ इमेजिनरी प्लैनेट इज 3 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ, 3 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। तो जैसे ही मैं यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगा तो मुझे जी का वैल्यू पता चल जाएगा कि उस इमेजिनरी प्लैनेट पे मेरा जी का वैल्यू कितना होगा। आई सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू, आई विल गेट जी टाइम्स 5 इंटू ME अपॉन 3 RE का स्क्वायर मीन्स 9 टाइम्स RE स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं ध्यान से इस रिलेशन को देखूं तो जी ME अपॉन RE स्क्वायर, इसका वैल्यू तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। इसका वैल्यू क्या होगा बताओ? जी ME अपॉन RE स्क्वायर, इसका वैल्यू तो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं ना। इसका वैल्यू क्या होता है? दिस इज द जी ऑफ अर्थ। अर्थ का जी कितना होता है? 9.8। समझ आ रहा है? नहीं समझ आया?
देखो बेटा, अर्थ का जी तो है ये कैपिटल जी me/r²। हमने देखो मास ऑफ प्लैनेट को मास ऑफ अर्थ के टर्म्स में रिप्लेस कर दिया ना, और रेडियस ऑफ प्लैनेट को रेडियस ऑफ अर्थ के टर्म्स में रिप्लेस कर दिया। तो जब आप रिप्लेस करोगे तो आपको इस तरह का इक्वेशन मिलेगा। अब इसमें मैं देखूं तो me/r² को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9.8 लिख सकता हूँ ना। सो मेरा प्लैनेट पे जो जी होगा वो क्या हो जाएगा, 5/9 टाइम्स, ये 5/9 का फैक्टर भी आपको देखना है, ये 5/9 को भूलना नहीं है। तो जी ऑन प्लैनेट कितना हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 5/9 टाइम्स योर जी ऑफ अर्थ। ठीक है, इज इक्वल टू 5/9 इंटू 9.8। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 5.56 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब ये अर्थ के जी से कम है ना, अर्थ की ग्रेविटी से कम। तो अर्थ की ग्रेविटी से कम है मतलब यहाँ पे जब आप इस प्लैनेट पे जाओगे तो आपको अपना वेट थोड़ा हल्का लगेगा, है ना, आपको अपना वेट जो है वो हल्का लगेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। अब ये आप मुझे सॉल्व करके बताओगे, ठीक है। ये वाला एग्जांपल मुझे आप लोग सॉल्व करके बताओ। क्लियर हुई बात? यस, देखो इधर, ये एग्जांपल सबको समझ आ गया जो अभी मैंने बताया? ये वाला एग्जांपल, वेरी गुड। एक एग्जांपल और करेंगे इस पे, काफी बढ़िया एग्जांपल है। अब आप लोग इसको ट्राई करोगे एक बार। विल डू वन मोर एग्जांपल। सपोज करो, इफ द मास ऑफ मून is equal to 1/100 times the mass of earth, if it is given that कि मून का जो मास है वो 1/100 टाइम हो जाए मास ऑफ अर्थ के, और मून का जो रेडियस है वो सपोज करो 1/4 टाइम्स हो जाए अर्थ के रेडियस के। ठीक है, तो मुझे बताओ कि दोनों की ग्रेविटी का रेशियो क्या होगा। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ टू दैट ऑफ ग्रेविटी ऑफ मून। दोनों की ग्रेविटी का रेशियो क्या होगा। सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, जो मैंने आपको पढ़ाया है उसी के बेसिस पे आपको इसको सॉल्व करना है, और मुझे रेशियो का आंसर निकाल के बताओगे कि अर्थ की ग्रेविटी और मून की ग्रेविटी का रेशियो कितना हो।
यस, किसी का आंसर आया? Any one of you have solved this? देखो बेटा, इतना टाइम नहीं लगाएंगे सॉल्व करने में। हमें एक बार इंफॉर्मेशन मिल गई तो फिर हम उसको उससे अकॉर्डिंग खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो, कई बच्चे एक एक घंटे तक इसको सॉल्व करते रहेंगे। देखो, एक बार हमें पता चल गया कि जी का वैल्यू क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे पहले इक्वेशन लिख दो, जी टाइम्स एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर अपॉन जी टाइम्स एम एम अपॉन आर एम स्क्वायर। ठीक है, जी से जी कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व करना ही नहीं है। तो सॉल्व किसको करना है, सिर्फ इसको सॉल्व करना। तो एम ई इंटू आर एम स्क्वायर अपॉन एम एम इंटू आर ई स्क्वायर। ठीक है, अब आपको रेडियस और मास का वैल्यू पुट करना है। तो मास ऑफ मून आप पुट कर दो 1/100 टाइम मास ऑफ अर्थ। मून का मास पुट कर दोगे यहाँ पे 1/100 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ मून पुट कर दोगे 1/4 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। जैसे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये 100 ऊपर चला जाएगा और 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये विल बी 16, 100 अपॉन 16 हो जाएगा। इसको कट करोगे तो यू विल गेट 25 अपॉन 4। दिस विल बी योर आंसर। इतना सिंपल सवाल था, खाली आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी और जो पैरामीटर्स कट हो रहा है उसको कट करते जाओ। रेशियो पूछा है ना, तो रेशियो में हमें सॉल्व करने नहीं बैठ जाना है। कई बच्चे इसको सॉल्व करने बैठ गए होंगे, सॉल्व नहीं करना है आपको। रेशियो पूछा है ना, तो आपको उस पैरामीटर्स को एलिमिनेट करना, डायरेक्टली आंसर निकालो। बात समझ आई? तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना। रेशियो पूछा हो तो हमेशा एलिमिनेशन पे ध्यान दिया करो, किस तरह से हम किस पैरामीटर को एलिमिनेट करेंगे। क्लियर हो गई बात? चलो, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, है ना। ये आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है और इसके डिफरेंस आपको सारे पता होने चाहिए, है ना। स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या फ़र्क है। यू हैव टू राइट द 6 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन दिस टू टर्म्स। इसमें 6 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए डिफरेंस के, है ना। डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको कॉलम बनाना है सबसे पहले और दोनों के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे लिस्ट डाउन करना है। ठीक है, कॉलम बना के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे आपको लिस्ट डाउन करना है। इस तरह से आप सारे पॉइंट्स बना सकते हो। कि मैंने स्मॉल जी लिख दिया, यहाँ पे मैंने कैपिटल जी लिख। अब स्मॉल जी क्या होता है हम सबको पता है, पहले उसकी बेसिक डेफिनेशन लिखोगे। इट इज़ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी विच इज़ फ्रीली फॉलिंग। ठीक है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी, सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन लिखोगे विच इज़ फ्रीली फॉलिंग। अगर कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल जी। ठीक है, कैपिटल जी क्या है, कैपिटल जी ये तो आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ना। इट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज। देखो, F इज इक्वल टू जी टाइम्स m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर मैं मास की वैल्यू को 1 कर दूं, m2 को भी 1 कर दूं और r को भी 1 कर दूं, तो मेरा फोर्स जो होगा वो g के बराबर हो जाएगा। तो मैं इसको इस तरह से डिफाइन करूंगा, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडीज हैविंग मास ऑफ यूनिटी, है ना, एंड इट इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ठीक है, अगर दो बॉडीज जिनका मास 1 kg है ना, दो बॉडीज जिनका मास 1 kg है, जिनके बीच का सेपरेशन भी 1 मीटर है, तो उसके बीच में जो फोर्स लगेगा उसको मैं बोलता हूँ
कैपिटल जी, उनके बीच में जो फोर्स लगेगा दैट इज नोन एज योर कैपिटल जी। तो पहले मैंने दोनों को डिफाइन कर दिया। अब सेकेंड पॉइंट आप क्या लिखोगे? हाँ, हमें पता है कि स्मॉल जी का वैल्यू डिफरेंट पोजीशन पे वेरी करता है, तो यू विल राइट हियर इट वेरीज विद पोजीशन टू पोजीशन और लोकेशन टू लोकेशन। कैपिटल जी का वैल्यू कभी भी वेरी नहीं करता है, तो यू कैन राइट हियर इट इज सेम एट एवरी पॉइंट ऑन द अर्थ। अर्थ पे बात करनी तो अर्थ पे भी, और यूनिवर्स पे बात करनी तो यूनिवर्स पे भी। हेंस इट इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट फिर आप लिखोगे इस तरह से। डिफरेंस का चार्ट आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। ठीक है, जितने भी मैं पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ ये सारे पॉइंट्स आपके होने चाहिए। द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना। जैसे ही आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाओगे, अर्थ की सरफेस से जब आप ऊपर जाओगे, तो अर्थ की सरफेस से ऊपर जाओगे तो जी की वैल्यू डिक्रीज होती है ना। जैसे ही आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाओगे तो जी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी, है ना। या फिर आप अर्थ की सरफेस के अंदर जाओगे डेप्थ में, तो भी आपके जी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी, है ना। लेकिन कैपिटल जी है वो डेप्थ के साथ चेंज नहीं होती, इट इज अगेन अ कांस्टेंट वैल्यू। चाहे आप एच हाइट ऊपर जाओ तो भी कैपिटल जी का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, और चाहे आप अर्थ के अंदर खड्डा खोद के नीचे चले जाओ तब भी आपका कैपिटल जी का वैल्यू क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं अर्थ के सेंटर पे चले जाऊंगा तो जी का वैल्यू 0 हो जाता है। अगर मैं अर्थ के सेंटर पे चले जाता हूँ, सेंटर पॉइंट पे जब आप अर्थ के चले जाओगे तो सेंटर पॉइंट पे अर्थ के जी का वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, क्योंकि रेडियस ही नहीं होता ना, रेडियस 0 हो जाता है ना सेंटर पॉइंट पे, मतलब आपका रेडियस 0 हो गया। रेडियस 0 हो गया तो जी भी क्या हो गया? 0 हो गया, है ना। जबकि कैपिटल जी का वैल्यू अगेन सेंटर पॉइंट पे कभी 0 नहीं होता है, इट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, इट इज नॉन जीरो एट द सेंटर पॉइंट। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो स्मॉल जी का वैल्यू मैंने आपको बताया डिफरेंट प्लैनेट्स टू प्लैनेट्स भी चेंज होता है ना। स्मॉल जी का वैल्यू आपका जुपिटर पे अलग होगा, है ना, मून पे अलग होगा, अर्थ पे अलग होगा, डिफरेंट प्लैनेट्स में इसका वैल्यू अलग होता है। लेकिन कैपिटल जी अगेन इट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, चाहे आप कोई भी प्लैनेट पे चले जाओ, इट इज़ कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स। ठीक है। अच्छा, अगर अर्थ सरफेस की बात करूं तो अर्थ सरफेस पे जो स्मॉल जी का वैल्यू होता है वो कितना होता है? अर्थ की सरफेस पे जो स्मॉल जी का वैल्यू होता है विच इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो वैल्यू है स्मॉल जी का, ये ऑन सरफेस है। अगर आप सरफेस से ऊपर जाओगे तो जी का वैल्यू कम हो जाएगा, अगर सरफेस से नीचे जाओगे तब भी जी का वैल्यू कम हो जाएगा। तो ये सरफेस पे जी का वैल्यू होता है, लेकिन कैपिटल जी का वैल्यू तो हमेशा फिक्स होता है विच इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसके वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता। तो ये 6 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर स्मॉल जी एंड योर कैपिटल जी। बात समझ आई? स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या फर्क होता है? यस ठीक है। अब मैं आपको ये प्रूफ भी कर सकता हूँ, मैंने आपको कल भी ये प्रूफ करके बताया था कि अर्थ के सरफेस से जब हम ऊपर जाएंगे तो आपका जी का वैल्यू कम होगा। वो कैसे होगा वो मैं आपको प्रूफ करके बता देता हूँ। कल भी मैंने इसका शायद प्रूफ आपको बताया था। सपोज करो ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और आप इस अर्थ सरफेस का सपोज करो रेडियस है r के बराबर, ठीक है। अब आप इससे h हाइट ऊपर गए, ठीक है, तो अब अगर कोई यहाँ से कोई बॉडी नीचे फॉल कर रही है, इसका मास m है
और अर्थ का मास है कैपिटल एम। तो इन पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, जी टाइम्स एम इंटू कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर टू सेंटर। इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, आर प्लस एच। ठीक है, बात समझ आई, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। लेकिन अगर सपोज करो ये जो बॉडी है ये कुछ टाइम के बाद यहाँ पे पहुँच गई सरफेस पे। अब अगर मुझे इन दोनों बॉडीज़ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, जब ये सेंटर पे पहुँच गई होगी तब इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, जी टाइम्स m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, है ना। जैसे ही सरफेस पे पहुँच जाएगी तो ये डिस्टेंस आपका ये हो जाएगा ना आर के बराबर। ठीक है, तो अगर मैं दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स को कंपेयर करूं तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स था आपका h हाइट पे था और ये ग्रेविटेशनल फोर्स आपका सरफेस पे था। तो जब आप दोनों को डिवाइड करोगे, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन हाइट h अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन सरफेस, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करोगे तो ये सब पैरामीटर्स कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा आपको, h हाइट पे और इसको डिवाइड करोगे यू विल गेट आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करो, देखो g से g कैंसिल, m से m कैंसिल, m से m कैंसिल, तो ये दो पैरामीटर्स आपके बचेंगे। तो अब मैं निकाल सकता हूँ, देखो ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन हाइट h। ग्रेविटेशनल फोर्स को आप क्या लिख सकते हो, m इंटू स्मॉल g एट h हाइट, एंड इसको आप क्या लिख सकते हो, m इंटू स्मॉल g एट सरफेस। m से m कैंसिल हो गया, है ना। सो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, जी एच h हाइट अपॉन g एट सरफेस विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, है ना। अब मुझे h हाइट पे निकालना है, g एट h हाइट, मतलब अगर मैं h हाइट ऊपर जा रहा हूँ अर्थ सरफेस पे तो वहाँ पे g का वैल्यू कितना होगा, वो वैल्यू हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू जी एट सरफेस। ठीक है, अब अगर आप बड़े ध्यान से इस इक्वेशन को देखो तो r प्लस एच जो है वो r से तो बड़ा ही होगा, r प्लस एच जो होगा इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन r। अगर डिनोमिनेटर आपका बड़ा है तो ओवरऑल टर्म आपका छोटा हो जाएगा, ओवरऑल टर्म हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ना। तो GH का जो वैल्यू होगा वो कम होगा किसके कंपैरिजन में, सरफेस के कंपैरिजन। बात समझ आ गई, क्योंकि हाइट बढ़ गई ना, हाइट इंक्रीज होगी तो होगा क्या, हाइट की इंक्रीज होने की वजह से आपका जो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर है वो बढ़ जाएगा ना, तो ओवरऑल टर्म आपका कम हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि स्मॉल g का वैल्यू जब आप हाइट पे जाओगे तो वो डिक्रीज हो जाता है सरफेस के कंपैरिजन। सिमिलरली अगर आप अर्थ के अंदर भी चले जाओगे तब भी आपको ऐसा ही रिलेशन मिलेगा, आपका जो g होगा वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, बात समझ आ गई, क्लियर विद दिस पॉइंट। अरे भाई ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया, यस सर, यस सर। यहाँ बेटा यहाँ तक के नोट्स आपके सारे रेडी होने चाहिए और क्वेश्चंस जो मैंने सॉल्व करा है वो भी आपके इसमें होने चाहिए। अगली क्लास में हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे और मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली आपका नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट भी हो जाए, है ना। नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और फिर हम अगला चैप्टर चालू करेंगे, दैट इज योर फ्लोटेशन। ठीक है, क्लियर हो गया। यस, टुडे वी आर एंडिंग अवर सेशन हियर ओनली। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। नाइस सर।